हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में जो लॉकडाउन पहले 10 मई को खत्म होना था, अब वो 17 मई की सुबह तक लागू होगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस बार का लॉकडाउन ज्यादा सख्त होगा ताकि संक्रमण की रफ्तार को काबू में किया जा सके। दिल्ली में सोमवार से मेट्रो सर्विस को भी बंद कर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में सब लोगों से मेरी बात हुई है, व्यापारियों से, महिलाओं से, युवाओं से, अलग अलग किस्म के लोगों से बात हुई है और सबका ये मानना है कि कोरोना के केस कम तो हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की ज़रूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में। सबसे पहले इस टाइम ज़िंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। हम सब देख रहे हैं कि ये वाली कोरोना की वेव कितनी खतरनाक है। बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूँकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए और अब पिछले 1-2 दिन के अंदर 23%, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशियो आ गया है। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। सब लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। उधर रेवाड़ी में लगातार बढ़ रहे कोविड मरीजों की संख्या ने जिले में हाहाकार मचा दिया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के साथ कोविड समीक्षा बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि रेवाड़ी का ऑक्सीजन कोटा 5 से बढ़ाकर 8 मैट्रिक टन कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बेड की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा।
वहीं प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने। हरियाणा में लॉकडाउन जारी है, आगे की क्या स्थिति है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, किस तरह से? इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी। सर, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। सर, किस तरह की स्थिति रहेगी लॉकडाउन को लेकर? देखिए, लॉकडाउन से जो चेन थी वो कि चेन टूटनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट बढ़ते जा रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आज से शायद पेशेंट में कमी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे उम्मीद है, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे, मैं इसके ना ही मेरा ये कोई अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है जैसी परिस्थितियाँ हैं उसमें लॉकडाउन हो सकता है बढ़े थोड़ा। इसमें से जैसे करनाल है, यमुनानगर के आप जिला इंचार्ज भी हैं, पूरा हरियाणा भी आप देखते हैं, तो जो जिला प्रशासन से किस तरह की बात सामने आई, क्या निर्देश दिए सर आपने? देखिए, जिला प्रशासन के साथ कल मेरी यमुनानगर में बैठक हुई थी, अभी 2-3 दिन पहले मेरी करनाल में बैठक हुई थी। बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ चल रहा है। तो हमने उनसे एक ये भी कहा था कि भाई आप रोज़ प्रेस करें और प्रेस करने के बाद आप लोगों को जागरूक करें इसके बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव तो हैं वो, लेकिन वो जो अपनी दवाइयाँ, आम रूटीन की दवाइयाँ, उनसे वो ठीक हो जाता है। 80% से ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जिसको जो सामान्य दवाइयाँ हैं वो देने से वो ठीक हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। 20% में जो कैटेगरी आती है उसमें से कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो जिनको ज़रूरत है कि बेड की ज़रूरत है, थोड़ी देखभाल की ज़रूरत है, और थोड़े से पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत गंभीर पेशेंट हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो 80% पेशेंट हैं जो सामान्य दवाई से वो होम क्वारंटाइन ही हों, वही दवाई लें और वो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं। तो कुछ एक घबराहट सी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई और जवान लोग थे या मशहूर लोग थे जिन्हें लोग जानते थे, मतलब समाज में भी उनका स्थान था, तो उनकी जानकारी ज़्यादा होती है। स्वाभाविक ही है, कोई बड़ा आदमी अगर उसकी डेथ होगी या कोई मशहूर आदमी उसकी डेथ हो जाएगी तो एकदम वो बात फैलती है, तो उससे कई बार घबराहट भी होती है। मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव आएगा तो एकदम घबराहट हो जाती है। तो हमने कहा कि भाई आप लोगों को जागरूक करें, और वो ये काम कर भी रहे हैं, और घबराने की ज़रूरत नहीं। जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिकवरी रेट है, लोग ठीक भी हो रहे। बस ज़रूरत इस बात की है लोगों को कि जो ज़रूरी है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे मास्क लगाने की बात है, सैनिटाइज की बात है, या वैक्सीन लेने की बात है, तो उन सब पे अपना ध्यान रखें उनका, और जितना जल्दी हो सके जब भी आपका नंबर आए तो आप वैक्सीन लें। अब कुछ लोग कहें कि क्या वैक्सीन लेने के बाद बिल्कुल नहीं होगा कोरोना? हो सकता है कोरोना हो जाएगा वैक्सीन लेने के बाद भी, लेकिन वो अपने दुष्प्रभाव जो है वो नहीं छोड़ सकता, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बस ज़्यादा अच्छा यही है कि इसमें सहयोग करके और बचाव का काम करें। इसमें सर जिस तरह से वैक्सीन की बात आती है, वैक्सीन जो है वो कहते हैं कि जो रजिस्टर्ड होगी उसी को ही लगेगी, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए पोर्टल खुलता है और बाकी लोग देखते रह जाते हैं। नहीं, देखिए, अब अपना देश इतनी बड़ी जनसंख्या है, अभी जो दुनिया में, सारी दुनिया में जहाँ इंजेक्शन लगे, तो मेरा ख्याल है अभी तक बहुत कम देश है जहाँ इतने इंजेक्शन लगे जितने हमारे देश में लग गए। तो बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, तो सारा काम एक लगत नहीं कर सका। अब अगर हम सारा का खोल के एकदम बुला लेंगे तो मेरा ख्याल है वो कोरोना फैलाने का कारण बन जाएगा। तो हमने रुक करेंगे अगली खबर का। रेवाड़ी पुलिस की एक बड़ी लापरवाही देर रात उस वक्त देखने को मिली जब गांव फिदेडी स्थित बनी कोविड जेल की दीवार फांदकर 13 कैदी फरार हो गए। ये कैदी जो हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन अपराधों के चलते सजा काट रहे थे। इनमें से 4 रेवाड़ी पुलिस की कस्टडी में थे और बाकी महेंद्रगढ़ पुलिस की कस्टडी में। पुलिस अधीक्षक अभिषेक जेरवाल ने बताया कि ये निर्माणाधीन जेल थी जिसमें अभी तक कई खामियां थी और बाउंड्री वॉल पूरी न होने के कारण ऐसा हुआ। फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें गठित कर रवाना कर दी गई हैं। उधर फरीदाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अस्पताल में आए मरीजों से बेचे हुए इंजेक्शनों को
30,000 में बेच देते थे। चारों आरोपी प्राइवेट अस्पताल में स्टाफ नर्स का काम करते थे। आरोपियों से 16 इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस इनको रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। ये कल हमने हमारी CIA बोर्ड और CIA 56 ने मिलकर कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे टोटल 10 इंजेक्शन हमारे को बरामद हुए हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, ये फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल में ही काम करते थे। हॉस्पिटल में जो बंदा डिस्चार्ज हो जाता है, उनका जो भी इंजेक्शन है, 1 बच गया, 2 बच गए, ये इनको अपने पास रख लेते थे। और प्रिजन को जल्दी रहती अपने पेशेंट ले जाने की, वो अपना पेशेंट ले जाए, उनसे बचा के इन्होंने ऐसे इकट्ठे करे। एक आदमी जो जिससे 4 बरामद करे, वो हॉस्पिटल में, वो भी फार्मासिस्ट है, उसने ये कहा मेरे परिजनों को ये इंजेक्शन चाहिए, उसने 4 इंजेक्शन वहाँ से ले लिए, लेकिन आगे ब्लैक करने के लिए दूसरे को बेच। बात करेंगे करनाल की, जहां 5,000 होम आइसोलेट कोरोना मरीजों की देखभाल और परामर्श अब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के 200 MBBS छात्र करेंगे। सभी मरीजों को मोबाइल नंबर दिया गया, जो भी सलाह इन डॉक्टरों से लेना चाहे ले सकता है। एक फोन की दूरी पर छात्र आपको तुरंत हर तरह की जानकारी देंगे। इस काम के लिए 200 MBBS छात्रों को ट्रेनिंग दी गई है। तो आपको सबको पता है कि जो कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो हैं होम आइसोलेशन में हैं, तो इन सब के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है ताकि वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें और कोविड के बारे में अच्छी नॉलेज गेन कर सकें। हमने इसके बारे में ये डिसीजन लिया है कि जो बच्चे जो टेली कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको क्लिनिकल क्लासेस की अटेंडेंस दी जाएगी और साथ के साथ जिनकी परफॉर्मेंस के अच्छी होगी, उनके हिसाब से उनको एक्स्ट्रा मार्क्स भी अवार्ड किए जाएंगे, जो कि उनकी इंटरनल असेसमेंट में ऐड होंगे और फाइनल ईयर में उनकी फर्दर जो प्रमोशन अच्छी हो जाएगी। वहीं यमुनानगर में लॉकडाउन के बाद हालात कैसे हैं? लॉकडाउन को लोग कितना पालन कर रहे हैं? DSP प्रमोद कुमार और समाजसेवी नरेश उप्पल से बात की हमारे संवाददाता ने। हरियाणा में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर जहां डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी रोड पर अपना काम कर रही है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखाए किस तरह से तो पुलिस जांच कर रही है और क्या है मार्केट की ताज़ा स्थिति, क्योंकि जो लोग हैं वही लोगों को अलाउ किया जा रहा है जिनको कोई सख्त ज़रूरत है, वरना तो सभी को यही कहा जाता है कि घर रहें, सुरक्षित रहे। पुलिस हर वाहन चालक से या जो भी सवार है उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कोई ज़रूरी काम है नहीं है। इस समय जो DSP प्रमोद कुमार है वो भी मौके पर मौजूद है, जो खुद खड़े होकर चौकों की जो जांच करवा रहे हैं। और भी लोग हैं जो जांच कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं वो कोरोना को लेकर क्या चाहते हैं। कुछ हमारे साथ राहगीर भी, उनसे पूछते हैं वो कहाँ जा रहे हैं और किस तरह की वो स्थिति वो है इस समय देखते हैं। सर, अपना शुभ नाम? नरेश उप्पल जी। नरेश जी, जिस तरह से आज की स्थिति को देखते हुए आप रोड पर आए हो, जब पुलिस काम कर रही है नहीं कर रही है, आम लोगों को कैसा रुख देख रहे हो आप? देखो, पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है क्योंकि लोगों को समझा रही है। ये अभी तक हमारे यहाँ कोई ज़बरदस्ती डंडा मारने वाला सिचुएशन नहीं आई, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, ना कि ये कोई कर्फ्यू है। इसके लोगों को समझा रहे हैं जो ऐसी आवारागर्दी यंगस्टर्स कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ा जाता है और सबकी जेन्युइन समस्या पूछ के फिर उसको जाने दिया जा रहा है। और यही एक तरह से इसको लॉकडाउन को कामयाब बनाने का एक तरीका है। आप इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आम जन को, भाई कैसे वो कोरोना से बचें? आम जन को यही कहना चाहूँगा कि वो मास्क भी लगाएं और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें, बेकार में बिल्कुल मत घूमें। हमारे साथ जी क्योंकि देखो, इस कोरोना में बचाव में ही बचाव है, वरना कोई इसका इलाज नहीं है। धन्यवाद सर। इस समय हमारे पास मौके पर मौजूद हैं DSP प्रमोद कुमार जी। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। सर, जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस तरह से स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पुलिस द्वारा कार्य किए जा रहे हैं? पुलिस को ये है कि लोगों को समझाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बाहर निकले, घर पे रहें, आइसोलेट रहें, सरकार की गाइडलाइन की पालना करें और जितने घर पे रहेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे। बाहर निकलेंगे तो बीमारी को साथ लेकर जाएंगे और परिवार बीमार होगा। इसलिए हर आदमी को यहाँ टोक कर पूछा जाता है कि किस लिए आए हो आप बाहर बाजार में, मार्केट में। हर आदमी की
मैक्सिमम सभी के पास परमिशन है, जो निकले हुए हैं, कोई फालतू का आदमी कोई नहीं घूम रहा है यहाँ पर। तो सर कौन आदमी रोड पर आ सकता है और किसे आप अलाउ करते हैं, किसे कह के कि घर है? जिस आदमी की मजबूरी है और जिस आदमी ने सर्व पोर्टल से अपना पास बनवाया है उन्हीं आदमी को अलाउड है, या जिस किसी आदमी की ज़्यादा समस्या है, कोई मरीज़ को साथ लेके आ रहा है, या ये जो टाइम है 2 बजे तक का जो सामान खरीदने के लिए नेसेसरी सामान खरीदने की जो ज़रूरत है वो आ रहा है, इसके अलावा और कोई आदमी नहीं आ रहा। यदि बात करते हैं लोग जो आपने ऑर्डर किया वो मान रहे हैं या आपको धक्का करना पड़ता है? नहीं, लोग मान रहे हैं, मैक्सिमम सभी लोग मान रहे हैं। इसमें कोई 1-2 आदमी है जिसको कोई ज्ञान नहीं होता या किसी कारण से मजबूरी के कारण आ जाता है, उसको वापस ले जाता है। धन्यवाद सर। बिल्कुल जिस तरह से आप मार्केट भी देख रहे हैं, इस समय जो है पूर्ण रूप से बंद है, केवल नेसेसिटी की दुकानें खुली हैं, पुलिस है वो अपना काम कर रही है और लोग समझ भी रहे हैं। तो यही एक अच्छा तरीका है कि घर रहें, सुरक्षित रहें। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर देखने को मिल रहा है। इस संकट की घड़ी में एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के अध्यक्ष विनोद शर्मा लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लगातार अंबाला शहर में अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सैनिटाइजेशन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। अंबाला शहर के सेक्टर 9 और बाबा विहार में पिछले 2 दिनों से सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। कोरोना की पहली लहर में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। टोटल एरिया को कवर करते जा रहे हैं और वार्ड नंबर 1 भी किया हमने। तो आज मशीन हमारी वार्ड नंबर 8 में और 9 और 10 को कवर करेगी। एक वहाँ लगी हुई है, एक हमारी भानोखेड़ी, मटेरी शेखा और मटेरी शेखा जी, हिमायूपुर उस साइड में गई हुई है, वो करेगी। अब हम बाबा विहार में हैं, तो बाबा विहार में 3 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें हमारे साथियों ने सैनिटाइज किया। और विनोद शर्मा जी की इच्छा है कि मेरा अंबाला, मेरा हरियाणा, मेरा देश सुरक्षित रहे, कोरोना रूपी राक्षस से बचे। और उन्होंने पिछली बार भी पूरा एरिया सैनिटाइज करवाया था, सैनिटाइज़र की बोतलें बांटी थी। अब फिर जैसे महामारी ने पांव पसारे तो विनोद शर्मा जी को फिर दिक्कत आई, महसूस किया कि उनका फ़ोन आया कि सर दोबारा तैयार हो जाओ, हमें दोबारा पब्लिक की सेवा करनी है, दोबारा ही महामारी से बचाने के लिए सैनिटाइज करने के लिए आप अपनी टीमों को तैयार करो। मैं वार्ड नंबर 16 सेक्टर 9 और 8 में हमने पिछले 2 दिन से सैनिटाइज यहाँ पे कर रहे हैं, जो विनोद शर्मा जी के सहयोग से सारा कुछ हो रहा है, केदारनाथ ट्रस्ट की तरफ से। मैं मेयर शक्ति रानी शर्मा जी का, विनोद शर्मा जी का बड़ा धन्यवादी हूँ कि लोग भी बड़े धन्यवाद कर रहे हैं कि इस बड़ी मुश्किल की घड़ी में जहाँ पे कोरोना रोज़ केसेस बढ़ी जा रहे हैं और अंबाला में कल भी 500 के करीब केस आए थे, तो उस हालात में सारे लोग घबराए हुए हैं। और ये बहुत नीड ऑफ द आवर था कि जो शर्मा जी ने ये प्रयास किया है, जो पहले भी किया था इन्होंने, सैनिटाइज की बोतलें भी बांटी थी, मास्क भी बांटे थे। अब भी उन्होंने मतलब सारा कहते हैं अंबाला मेरा घर है और मैं अंबाला में अपने साथियों को तकलीफ़ में नहीं दे सकता, तो उन्होंने अपने आप ही मतलब हमारे कहने से पहले ही उन्होंने इस चीज़ को मतलब दोबारा शुरू। वहीं इस काम के लिए अंबाला की जनता भी तहे दिल से पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का आभार जता रही है। तो बहुत अच्छा लगा कि ये खुद आकर हमें अप्रोच किया इन्होंने और सारी बिल्डिंग सैनिटाइज की, जो कि इस समय बहुत ही ज़रूरी है कि हर फ्लैट के बाहर, गैलरीज में, सब जगह हो गया। इससे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इनकी टीम का, और आगे भी हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर इनको कांटेक्ट करेंगे। धन्यवाद। कि शर्मा साहब जो कुछ कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए, अपने इसके काम के लिए, उसका जितना भी हम धन्यवाद करें कम है। लास्ट ईयर भी उन्होंने यहाँ पर सैनिटाइज करवाया, अपने सैनिटाइज़र्स बांटे, मास्क बांटे, और इस साल भी वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसके लिए हम कितना भी उनका धन्यवाद करें कम है। सानी साहब, अपने सहगल साहब, इनको सवेरे ही मैंने रिक्वेस्ट की थी
सर आप इस एरिया में आए हुए हो तो कम से कम अपने बाबा विहार को भी करके जाओ। बोला सर अभी 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, और 1 घंटे की बजाय 45 मिनट में पहुंचे। शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हमारे पास यहाँ पे सैनिटाइज़र के लिए गाड़ी भेजी है। सैगल साहब, सानी साहब, इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछली बार भी जब कोरोना फर्स्ट आया था तब भी विनोद शर्मा जी ने 2 बार हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स को, जिसमें 90 फ्लैट्स हैं, इनको सैनिटाइज़ कराया था और सैनिटाइज़र भी भेजा और मास्क भी भेजे। तो विनोद शर्मा जी का जो एहसान है हमारी सोसाइटी पे, हम लोग इनको नहीं भूल सकते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।